साल 2012 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में प्रिया चौधरी नाम की एक लड़की अपनी 2-2.5 साल की बेटी को गोद में उठाए परेशान हालत में मोदी नगर इलाके में एक मकान पर पहुंची। वहां पर उसने मकान मालिक से बात की और उसी घर में किराए पर एक कमरा लेकर रहने लगी। प्रिया की उम्र 23 साल के आसपास थी, जबकि उसकी बेटी की उम्र उस समय करीब 2.5 साल थी, जिसका नाम वंशिका था। उसी घर में रहते हुए प्रिया चौधरी ने एक ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू कर दिया। अपनी बेटी को किराए के घर में छोड़कर प्रिया ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए जाती थी। वो दिन भर घर से बाहर रहती थी, जबकि घर पर उसकी बच्ची की देखभाल मकान मालिक के परिवार वाले ही करते थे। यहीं पर चंचल चौधरी नाम की एक लड़की थी, जिसकी उम्र 18 साल के आसपास थी। ज्यादातर चंचल ही प्रिया की बेटी वंशिका की देखभाल करती थी। देखते ही देखते प्रिया और चंचल के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई। और फिर एक दिन चंचल ने प्रिया से पूछा कि आप यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो? आपके घर वाले कहाँ रहते हैं? प्रिया ने उसे बताया कि वो गाजियाबाद के लोनी की ही रहने वाली है। लेकिन साल 2010 में प्रिया के परिवार वालों ने उसकी शादी राजीव नाम के एक लड़के से कर दी थी। राजीव गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के खंजरपुर गांव का रहने वाला था। शादी के बाद प्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने वंशिका रखा। वंशिका के जन्म के बाद प्रिया और राजीव के बीच झगड़े शुरू हो गए। झगड़े इतने ज्यादा बढ़े कि राजीव ने प्रिया को डिवोर्स दे दिया। इसके बाद प्रिया अपनी बेटी को लेकर अपने मायके आ गई। थोड़े दिनों के बाद परिवार के लोगों को भी प्रिया और उसकी बेटी बोझ लगने लगी थी। इसलिए परेशान होकर प्रिया अपने मायके से भी निकल गई। लेकिन अब ऐसे में वो कहां जा सकती थी? उसके साथ एक मासूम बच्ची भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर थी, क्योंकि मायके वालों ने भी प्रिया को अपने साथ रखने से मना कर दिया। दरअसल डिवोर्स के बाद प्रिया के लिए कई रिश्ते आए। घर वाले भी उसकी दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रिया का कहना था कि वो उसी लड़के से शादी करेगी जो उसके साथ साथ उसकी बेटी को भी अपनाएगा। लेकिन कोई भी लड़का उसकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता था। इसी कारण प्रिया का भी रिश्ता नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मायके वालों को भी अब प्रिया और उसकी बेटी बोझ लगने लगी थी। प्रिया ने अपनी दोस्त चंचल को बताया कि घर वाले उससे कहते थे कि अपनी बेटी को छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर दो, लेकिन प्रिया ये बात मानने को तैयार नहीं थी। इसीलिए उसने अपना मायका भी छोड़ दिया था। इसके बाद प्रिया ने फैसला किया कि वो खुद ही अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करेगी और उसकी अच्छी परवरिश करेगी। और फिर साल 2012 में प्रिया चौधरी चंचल चौधरी के घर पर चली आई थी। चंचल चौधरी प्रिया की ये कहानी सुनकर उससे बहुत प्रभावित होती है। इसके बाद तो उन दोनों में हद से ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। बताया जाता है कि प्रिया को ब्यूटी पार्लर में काम भी चंचल ने ही दिलवाया था। प्रिया को धीरे धीरे ब्यूटी पार्लर के अलावा और भी काम मिलने लगा था। वो शादी के फंक्शन में भी मेकअप करने के लिए जाने लगी थी। इसी तरह धीरे धीरे उसकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आती जा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्रिया सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी। और फिर साल 2014 में फेसबुक पर ही उसकी मुलाकात अमित गुर्जर नाम के एक लड़के से हुई। अमित मेरठ का रहने वाला था। उन दोनों में ऑनलाइन बातचीत शुरू हो गई। आगे चलकर उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। प्रिया अपनी सारी बातें अमित गुर्जर के साथ शेयर करने लगी। उसने अमित को अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में भी सब कुछ बता दिया। और तो और उसने शादी से लेकर डिवोर्स और फिर अपने घर वालों से रिश्ता खत्म करने तक भी अमित को बता दिया था। धीरे धीरे वो दोनों फेसबुक से व्हाट्सएप पर आ गए। समय के साथ साथ अमित और प्रिया दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अमित प्रिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसकी बेटी वंशिका को भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गया था। प्रिया को लगा कि उसे जिस लड़के की तलाश थी वो उसे अमित के रूप में मिल गया है, जिसके साथ अब वो नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती थी। अमित मेरठ में ही बुक बाइंडिंग का काम करता था। वो बुक छापने वाली पब्लिकेशन से ठेका लेता और बुक बाइंडिंग करता था, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमाता था। लेकिन फिर अचानक अमित ने प्रिया से कहा कि तुम अपनी बेटी को लेकर मेरठ आ जाओ, मैं तुम्हें यहीं पर एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दूंगा। ये बात सुनकर प्रिया बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों फिजिकली भी एक दूसरे से मिलने लगे। और फिर कुछ दिनों बाद प्रिया अपनी बेटी को लेकर अमित के पास मेरठ चली गई। वो लोग मेरठ में ही किराए का मकान लेकर एक साथ रहने लगे। अमित ने प्रिया को ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए थोड़े दिन रुकने को कहा, जिसकी वजह से प्रिया का काम बंद हो गया था और अब अमित ही उसका खर्च उठाता था। असल में प्रिया और अमित ने शादी नहीं की थी। वो दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे। धीरे धीरे प्रिया की बेटी भी बड़ी हो रही थी। अमित प्रिया की बेटी को भी बहुत प्यार करता था। वो उन्हें छुट्टी के दिनों में घुमाने ले जाता, शॉपिंग कराता और मूवीज भी दिखाता था।
प्रिया की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन प्रिया अपनी दोस्त चंचल को भी नहीं भूली थी। दोनों सहेलियां हर रोज एक दूसरे से बात करती थी और कभी कभी मिलती भी थी। प्रिया अपनी लाइफ से जुड़ी हर बात चंचल को बताती थी। चंचल भी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसकी सहेली की जिंदगी ठीक से गुजर रही थी। और फिर साल 2015 में प्रिया और अमित ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली। इसके बाद मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में काशीराम आवास योजना के तहत प्रिया ने अपना खुद का एक घर ले लिया था। शादी के बाद वो दोनों पति पत्नी उसी घर में रहने लगे। वक्त गुजरता रहा, धीरे धीरे 5 साल बीत गए। लेकिन अब अमित गुर्जर खुद के पैसों से घर बनवा रहा था। उसका घर मेरठ में ही परतापुर थाना क्षेत्र के भूड़ बराल इलाके में बन रहा था, क्योंकि जिस घर में वो रहते थे वो घर प्रिया ने खरीदा था। खैर, सन 2020 में लॉकडाउन से पहले उनका दूसरा घर काफी हद तक तैयार हो चुका था। इत्तेफाक से पति पत्नी और बेटी वो तीनों लॉकडाउन से पहले ही फरवरी के महीने में अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। सब कुछ पूरी तरह से बंद हो गया। लॉकडाउन में कई दिनों तक तो प्रिया की अपनी सहेली चंचल के साथ बातचीत होती रही। 28 मार्च की सुबह 11:36 पर प्रिया ने चंचल को आखिरी बार फोन किया था, लेकिन बात करते करते अचानक से फोन कट गया। उन दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बात हुई थी। ये आखिरी बार था जब प्रिया और चंचल के बीच बातचीत हुई थी। फिर अगले दिन यानी 29 मार्च को चंचल ने अपनी दोस्त प्रिया को हालचाल पूछने के लिए फोन किया, लेकिन प्रिया ने उसका फोन नहीं उठाया। चंचल के पास प्रिया के पति अमित गुर्जर का भी नंबर था। उसने अमित को फोन किया। अमित ने उससे कहा कि वो किसी काम से बाहर आया हुआ है, जब वो शाम को घर जाएगा तो प्रिया से उसकी बात करा देगा। लेकिन प्रिया के फोन न उठाने से चंचल को कुछ घबराहट सी होने लगी थी, क्योंकि प्रिया ने कभी भी अपनी दोस्त चंचल के फोन को इग्नोर नहीं किया था। अगर काम में बिजी होने के कारण कभी वो फोन नहीं भी उठाती थी तो कुछ देर के बाद प्रिया खुद फोन करके उससे बात जरूर करती थी। लेकिन उस दिन प्रिया ने खुद भी फोन नहीं किया था। हालांकि उन दोनों के घर मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर ही थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से चंचल प्रिया के घर नहीं जा सकती थी। और दूसरी बात ये कि चंचल को प्रिया का एग्जैक्ट एड्रेस भी नहीं पता था, क्योंकि वो लोग हाल ही में वहां पर शिफ्ट हुए थे। चंचल को केवल इतना ही पता था कि प्रिया का नया घर परतापुर इलाके में है। खैर, अब चंचल शाम होने का इंतजार करती है और फिर शाम को 5:08 पर चंचल ने अमित को फोन किया। इस बार अमित ने उससे कहा कि प्रिया और उसके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है, इसलिए वो बात नहीं करना चाहती। चंचल को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि अगर प्रिया का अमित से झगड़ा हुआ था तो प्रिया ये बात चंचल को जरूर बताती, जबकि अमित कह रहा था कि प्रिया उससे बात नहीं करना चाहती। हालांकि अमित ने प्रिया को आवाज भी लगाई कि तुम्हारी दोस्त चंचल का फोन है, लेकिन प्रिया ने बात करने से मना कर दिया। इधर चंचल ने अमित की आवाज तो सुनी थी, पर उसने प्रिया के फोन पर बात करने से मना करने की आवाज नहीं सुनी थी। लेकिन चंचल का माथा तब ठनका जब प्रिया ने उसका नंबर भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। और जब चंचल बार बार फोन करके अमित को परेशान करने लगी तो उसने गुस्से में आकर चंचल से कहा कि प्रिया अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई है, क्योंकि जब हमारे बीच झगड़ा हुआ था तो उसने गुस्से में मुझ पर चाकू से वार कर दिया था। इसके बाद वो अपनी बेटी को साथ लेकर घर से भाग गई। उसने बताया कि उसे नहीं पता अब प्रिया कहाँ है। इसके बाद 31 मार्च को प्रिया के व्हाट्सएप से उसकी बेटी वंशिका ने चंचल को टेक्स्ट मैसेज किया और कहा, गलती से मम्मी ने पापा पर चाकू से हमला कर दिया था, जिससे उन्हें चोट लग गई थी, इसलिए हम लोग घर से कुछ पैसे लेकर भाग आए हैं, लेकिन आप हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। इसके बाद 5 अप्रैल को चंचल के फोन पर बैंक अकाउंट से 45,000 रुपए निकाले जाने का नोटिफिकेशन मैसेज आया। दरअसल ये अकाउंट तो प्रिया का ही था, लेकिन उसने बैंक में नोटिफिकेशन के लिए अपनी सहेली चंचल का नंबर दिया था। इसीलिए अकाउंट से 45,000 रुपए निकाले जाने का मैसेज देखकर चंचल को थोड़ी राहत महसूस हुई थी, क्योंकि अभी अभी प्रिया ने पैसे निकाले थे, जिससे उसे लगा कि प्रिया जहां भी है वो ठीक है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 28 मार्च को प्रिया और उसकी बेटी गायब हुई थी और फिर 15 अप्रैल को चंचल ने परेशान होकर परतापुर पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी। पुलिस स्टेशन में उसने अपनी दोस्त प्रिया को कजिन सिस्टर बताया और कहा कि पिछले 17 दिनों से प्रिया का कुछ भी पता नहीं चल रहा है और ना ही वो फोन उठा रही है। चंचल ने पुलिस को बताया कि प्रिया अपने पति अमित गुर्जर के साथ रहती थी, लेकिन 28 मार्च को प्रिया और उसकी बेटी वंशिका अचानक से गायब हो गई। इसके बाद अमित को पुलिस स्टेशन बुलाकर उससे पूछताछ की गई।
लेकिन अमित ने पुलिस वालों को भी वही कहानी सुनाई जो उसने चंचल को सुनाई थी, यानी उसकी पत्नी ने पहले तो उस पर चाकू से हमला किया और फिर घर छोड़कर भाग गई। अमित ने अपनी कलाई पर लगे चाकू का निशान भी दिखाया। इसके बाद पुलिस ने अमित को क्लीन चिट दे दी। चंचल तो पहले ही रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अपने घर चली गई थी। इसके बाद चंचल ने प्रतापपुर थाने में कई बार फोन किया और पुलिस वालों से कहा कि उसकी बहन के बारे में कुछ पता कीजिए, लेकिन वहां के एसएचओ और इंस्पेक्टर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा पुलिस वाले चंचल को ही डांटते हैं कि तुम्हारा उससे क्या लेना देना है, तुम क्यों इतनी परेशान हो। वहीं प्रिया को तलाश करने के बजाय एक पुलिस वाला चंचल को रात में कॉल करके परेशान करने लगा, उसके साथ अश्लील बातें करने लगा। लेकिन चंचल ने ये सारे कॉल्स रिकॉर्ड कर लिए थे और जब वो अमित गुर्जर को फोन करके प्रिया के बारे में पूछती थी तो वो भी उल्टा चंचल पर ही चिल्लाता था कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ही उसे फोन करके भड़काया होगा। अमित गुर्जर चंचल को धमकी भी देने लगा था कि वो उसकी और प्रिया की सारी करतूतों के बारे में जानता है। अमित ने चंचल को धमकी देते हुए कहा था कि अगर तुमने दोबारा फोन करके मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। इसके बाद 2 जून को पुलिस चंचल के घर पर पहुंचकर हल्ला करने लगी कि तुम उस लड़की के ढूंढने के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम्हारा उस लड़की से क्या संबंध है। अगर पुलिस किसी लड़की के घर पर आकर अचानक ऐसी बात करने लगे तो समाज और मोहल्ले के लोग लड़की को ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे वो कोई बहुत गलत काम कर रही हो। चंचल के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी दोस्त प्रिया के लिए बहुत परेशान थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इसी दौरान चंचल की मुलाकात मनीष लोहिया नाम के एक गद्दावर व्यक्ति से हुई। मनीष लोहिया बजरंग दल, आरएसएस और भी कई सारे संगठनों में एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते थे। पहले तो उन्होंने भी चंचल की बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन चंचल बार बार उनसे फोन पर बात करने की कोशिश करती रही और फिर कुछ दिन बाद मनीष लोहिया चंचल की बात सुनने को तैयार हो गए और जो कुछ भी प्रिया के साथ हुआ था चंचल ने वो सारी बात मनीष लोहिया को बता दी। इसके बाद 14 जुलाई को मनीष लोहिया और चंचल मेरठ के एसएसपी से मिलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। साथ ही चंचल ने यह भी बताया कि प्रतापपुर थाने के एसएचओ और बाकी ऑफिसर्स भी उनको ही परेशान कर रहे हैं। चंचल ने बताया कि वो लोग रात के समय उसे फोन करते हैं और अश्लील बातें करते हैं। एसएसपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत ही क्राइम ब्रांच की एक टीम बनाई। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस प्रिया को तलाश करने में जुट गई। क्राइम ब्रांच पुलिस सबसे पहले अमित गुर्जर को अरेस्ट करती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। अमित कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कई दिनों तक पुलिस की सख्ती बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार 22 जुलाई को अमित बुरी तरह से टूट गया। उसने अपनी पत्नी और बेटी का पता बता दिया। चंचल को तो पहले से ही शक था कि अमित ने या तो प्रिया और उसकी बच्ची को मार दिया है या फिर उन्हें कहीं बेच दिया है। क्राइम ब्रांच पुलिस 22 जुलाई 2020 को लॉकडाउन के समय मेरठ शहर के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में अमित गुर्जर के घर पर पहुंचती है। वो घर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन काफी हद तक तैयार हो चुका था। पुलिस के साथ कई मजदूर भी थे। इसके बाद पुलिस ने गेट पर लगे हुए ताले को खोला और घर के अंदर गई। घर के अंदरूनी कमरे का भी ताला खोला गया। वो लिविंग रूम था। उसके ठीक आगे एक बेडरूम था जिसके अंदर सोफा सेट और बेड पड़ा हुआ था। पुलिस उस पूरे रूम को खाली कराती है। उस कमरे में नीचे विनाइल फ्लोरिंग की गई थी। मजदूरों ने एक हिस्से की शीट को हटाकर फर्श को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन का समय था और सभी लोग अपने अपने घरों में ही थे। इसलिए तोड़ फोड़ की आहट सुनकर मोहल्ले के लोग भी घरों से बाहर निकल आए। लेकिन वो लोग हैरान थे कि अचानक पुलिस यहाँ आकर क्या कर रही है। असल में अंदर कुछ मजदूर पुलिस की देखरेख में बेडरूम की खुदाई कर रहे थे। घंटों तक खुदाई चलती रही। करीब 7 से 8 फीट खुदाई करने के बाद पुलिस को उस गड्ढे के अंदर 2 अलग अलग इंसानों की हड्डियां दिखाई देने लगी जो पूरी तरह नमक से ढकी हुई थीं। उन सभी हड्डियों को निकाला गया और फोरेंसिक जांच के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। लेकिन अजीब बात ये कि इधर पुलिस ने बेडरूम के नीचे से कंकाल निकाले, उधर पता चला कि अमित पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है। लेकिन 22 जुलाई की रात को ही उसे अरेस्ट कर लिया गया। क्योंकि उस समय अमित के पास पिस्टल था तो उसने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और फिर नूरनगर मोड़ पर पुलिस ने भागते हुए अमित के दोनों पैरों में 4 गोलियां मारी। वो वहीं पर गिर पड़ा। इसके बाद उसे अरेस्ट करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पूछताछ के दौरान अमित ने बताया कि उसने ही अपनी पत्नी प्रिया और उसकी बेटी वंशिका का कत्ल किया है। लेकिन अब सवाल था कि आखिर उसने उन दोनों का कत्ल क्यों किया था।
अमित गुर्जर और चंचल के बयान के अनुसार साल 2015 में प्रिया और अमित गुर्जर ने शादी की थी, जिसके बाद वो दोनों काशीराम कॉलोनी में अपना मकान लेकर रहने लगे थे। लेकिन फिर शादी के कुछ दिन बाद अमित का बिहेवियर अचानक से चेंज होने लगा। प्रिया को भी कुछ चीजें महसूस होने लगी थीं। दरअसल अमित गुर्जर हर शुक्रवार के दिन नहा धोकर तैयार होता और फिर बाहर चला जाता था। अमित ने प्रिया की बेटी को अपना तो लिया था और वो उसे स्कूल छोड़ने भी जाता था, लेकिन फिर अचानक एक दिन अमित ने प्रिया से कहा कि हमें बेटी को उर्दू भी पढ़ाना चाहिए और तुमको भी सर को दुपट्टे से ढकना चाहिए। प्रिया साईं बाबा को बहुत मानती थी और उनकी पूजा भी करती थी। अमित उसे ऐसा करने से भी रोकने लगा था। प्रिया की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अमित ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन अब अचानक अमित के बदलते स्वभाव को देखकर प्रिया ने अपने तौर पर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की। उसने अमित गुर्जर के डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड वगैरह को चेक किया। वैसे तो अमित अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिया से छिपाकर रखता था, लेकिन एक दिन मौका पाकर प्रिया ने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए थे, जिनमें अमित गुर्जर के आधार कार्ड पर उसका नाम शमशाद लिखा था। यानी वो व्यक्ति अमित नहीं बल्कि शमशाद था। उसने फेसबुक पर अमित नाम से फेक आईडी बनाकर प्रिया से प्यार किया था और फिर झूठ बोलकर हिंदू धर्म के अनुसार प्रिया से शादी भी कर ली थी। लेकिन अब उसकी सच्चाई प्रिया को पता चल गई थी। वो समझ गई थी कि शमशाद हर शुक्रवार के दिन नहा धोकर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाता था। साल 2018 में जब ये सच्चाई प्रिया के सामने आई तो उसने ये बात अपनी दोस्त चंचल को भी बताई थी। प्रिया ने अमित उर्फ शमशाद से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है, उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है। शमशाद प्रिया और उसकी बेटी के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और माफी मांगता है। प्रिया अपनी बेटी वंशिका की खातिर और समाज में बदनामी के डर से शमशाद को माफ कर देती है। लेकिन अब तो प्रिया सच्चाई जान चुकी थी, इसलिए अब तो शमशाद सीधे कहता था कि पूजा मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो। अगर प्रिया ऐसा करने से मना करती तो शमशाद उस पर हाथ भी उठाने लगा था, उसे मारने पीटने लगा था। और इसी मारपीट को लेकर साल 2019 में प्रिया ने खरखौदा पुलिस स्टेशन में जाकर शमशाद के खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। शमशाद पुलिस के सामने भी रोने और गिड़गिड़ाने लगा। वो प्रिया से भी माफी मांगता है, क्योंकि प्रिया उससे प्यार करती थी, इसलिए उसने शमशाद को एक बार फिर माफ कर दिया। इसके बाद प्रिया ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज थी जो प्रिया को बहुत परेशान करती थी। दरअसल शमशाद कई दिनों तक काम का बहाना बनाकर घर से बाहर रहता था। फिर उन्हीं दिनों प्रिया को पता चला कि शमशाद पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी का नाम अफसाना है। साथ ही ये भी पता चला कि शमशाद के 3 बच्चे भी हैं। लेकिन साल 2014 में जब ये दोनों फेसबुक पर मिले थे तो उस समय अमित गुर्जर यानी शमशाद ने कहा था कि उसकी शादी नहीं हुई है। लेकिन अब प्रिया को उसकी हर एक मक्कारी के बारे में पता चल चुका था। इन्हीं सब बातों को लेकर अब उन दोनों के बीच हर दिन झगड़े होने लगे थे। इसके बाद फरवरी 2020 में शमशाद और प्रिया बेटी वंशिका को लेकर अपने नए घर शिफ्ट हो गए। हालांकि उस घर में अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम पेंडिंग था और जैसे ही प्रिया शमशाद के इस घर में आई, उधर काशीराम आवास योजना के तहत जो घर प्रिया ने कम दाम में खरीदा था या उसको मिला था, शमशाद ने प्रिया को बताए बगैर फर्जी कागजों के जरिए फरवरी 2020 में वो घर भी बेच दिया था और प्रिया को इसकी भनक भी नहीं लगी थी। और तो और प्रिया के बैंक अकाउंट को भी शमशाद ही हैंडल करता था। इन सब के बाद पुलिस शमशाद से 28 मार्च यानी इस कत्ल वाली रात के बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान शमशाद ने बताया कि उस दिन भी हर रोज की तरह ही प्रिया और शमशाद के बीच झगड़ा हुआ था। रात के करीब 10 बज रहे थे। प्रिया अगले दिन के लिए सब्जी काट रही थी, लेकिन अचानक उसने गुस्से में शमशाद पर चाकू से वार कर दिया, जिससे शमशाद की कलाई पर हल्का सा कट लग गया था। हालांकि प्रिया को बहुत बुरा लगा कि ये उसने क्या कर दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शमशाद गुस्से से पागल हो चुका था। उसने प्रिया का गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। सांस रुकने की वजह से प्रिया तड़पने लगी और फिर कुछ ही मिनटों में प्रिया हमेशा के लिए शांत हो गई। वो मर चुकी थी। उसी रूम में 10 साल की मासूम वंशिका बेखबर सो रही थी। शमशाद ने तकिए से मुंह दबाकर वंशिका को भी खत्म कर दिया, जो बच्ची उसे पापा बोलती थी। जिस बच्ची को वो हर रोज स्कूल छोड़ने के लिए जाता था, आज उसी बच्ची को उस दरिंदे ने खत्म कर दिया था। लॉकडाउन के समय और वैसे भी शमशाद के घर पर अक्सर उसके दोस्त आते रहते थे। वहीं पर उनकी शराब पार्टी होती थी।
यानी जिस घर में उसकी पत्नी और बच्ची थी, वो उसी घर में अपनी दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता था। और अगर प्रिया इसका विरोध करती तो शमशाद उसको मारता पीटता था। खैर, दोनों माँ बेटी को कत्ल करने के बाद शमशाद शराब पीता है और सोचने लगता है कि अब इन शवों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक नहर बहती थी। पहले तो उसने सोचा कि इन दोनों शवों को ले जाकर उसी नहर में फेंक देता हूं, लेकिन वो लॉकडाउन का समय था, जगह जगह पर पुलिस तैनात थी। अगर ऐसे में वो उन दोनों के शव को लेकर कहीं बाहर जाता तो पकड़ा जा सकता था। इसलिए शमशाद ने उन शवों को नहर में डालने का प्लान कैंसिल कर दिया। इसके बाद उसने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कई क्राइम शो देखे। वो सोच रहा था कि घर से बाहर जाए बिना इन शव को कैसे ठिकाने लगाया जाए। फिर उसे दृश्यम मूवी का वो क्लिप याद आ गया जिसमें एक शव को पुलिस स्टेशन के नीचे गाड़ दिया गया था। शमशाद ने भी ठीक वैसा ही प्लान बनाया, क्योंकि उसके घर में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जो कि अब लॉकडाउन की वजह से बंद था। लेकिन फावड़े और कुदाल वगैरह उसके घर में ही रखे हुए थे। इसके बाद उसने बेडरूम के नीचे ही उन शवों को ठिकाने लगाने का फैसला किया। पहले तो शमशाद घर में रखे बेड और सोफे को हटाता है और फिर घर के एक कोने में खुदाई करना शुरू कर देता है। शमशाद कई घंटों तक खुदाई करता रहा। वो बीच बीच में थोड़ी देर आराम भी करता था, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, इसलिए घर में किसी के आने का भी कोई खतरा नहीं था। वो आराम से करीब 7-8 फीट गहरा गड्ढा खोदता है। इसके बाद उसने एक दुकान से नमक के 20 पैकेट खरीदे। फिर उन शवों को गड्ढे में डालकर उनके ऊपर नमक डाल दिया ताकि दोनों बॉडी जल्दी से डिस्पोज हो जाए। इसके बाद उसने गड्ढे को मिट्टी से भरकर सीमेंट कर दिया और फिर ऊपर से विनाइल मैट बिछाकर उसके ऊपर सोफे और बेड को रख दिया। इसके बाद कई महीनों तक वो उसी बेड पर सोता रहा। लेकिन बाद में ये भी सामने आया था कि कत्ल से कुछ दिन पहले शमशाद की पत्नी अफसाना भी घर पर आ गई थी। उसके साथ में इसका भाई यानी शमशाद का साला दिलावर भी था। वहां प्रिया और अफसाना के बीच 3 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन को लेकर झगड़ा भी हुआ, जिसके बाद ही इस कत्ल को अंजाम दिया गया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अफसाना और दिलावर वापस बिहार चले जाते हैं और फिर जुलाई में शमशाद के अरेस्ट होने और इस घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस की एक टीम बिहार पहुंचती है। वहां से अफसाना और उसके भाई दिलावर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस ने दिलावर और अफसाना को सबूत मिटाने के जुर्म में अरेस्ट किया था। इसके बाद उन हड्डियों की डीएनए जांच करने के लिए प्रिया की मां का ब्लड सैंपल लेकर फॉरेंसिक लैब भेजा गया। फॉरेंसिक लैब में प्रिया और उसकी मां का डीएनए मैच हो जाता है, जबकि प्रिया के साथ उसकी बेटी वंशिका का डीएनए भी मैच हो जाता है। शमशाद ने प्रिया के मोबाइल फोन और घड़ी को भी उसके साथ ही जमीन में गाड़ दिया था, जिन्हें पुलिस ने शवों के साथ ही बरामद कर लिया था। इस तरह के क्राइम को लेकर लोगों का कहना था कि शमशाद को फांसी होनी चाहिए। इसके अलावा उन पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया गया था जिन्होंने प्रिया की दोस्त चंचल को परेशान किया था। हालांकि इस घटना का खुलासा होने, शमशाद के जेल जाने और पुलिस वालों को सस्पेंड किए जाने के बाद चंचल को भी डर सताने लगा था, क्योंकि इस घटना का खुलासा उसकी वजह से ही हुआ था। अगर चंचल प्रिया की खोजबीन ना करती तो शायद प्रिया और वंशिका के कत्ल का कभी किसी को पता ही ना चलता, क्योंकि प्रिया के घर वाले तो उसकी कोई खबर नहीं रखते थे। उन लोगों ने तो बहुत पहले ही उससे नाता तोड़ लिया था। ऐसे में अगर प्रिया का कोई अपना था तो वो थी उसकी दोस्त चंचल, जिसने प्रिया के मरते दम तक दोस्ती का फर्ज निभाया। चंचल ने उन पुलिस वालों की वॉइस रिकॉर्डिंग भी मीडिया में दे दी थी, जो कि वायरल भी हो गई थी। इसीलिए सस्पेंड किए गए पुलिस वालों से भी चंचल को खतरा है। ये भी आरोप है कि उन पुलिस वालों को शमशाद के द्वारा रिश्वत दी गई थी, जिसकी वजह से वो लोग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इसके बाद शमशाद के एक और साथी नकुल शर्मा को भी पुलिस अरेस्ट करती है, क्योंकि नकुल शर्मा ने सबूत मिटाने में शमशाद की मदद की थी। पुलिस ने शमशाद के साथ साथ उसकी पहली पत्नी अफसाना, उसके भाई दिलावर और नकुल शर्मा के अलावा और भी 2-3 लोगों को अरेस्ट किया था। इसके बाद अफसाना और उसके भाई दिलावर ने हाई कोर्ट में बेल की अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट द्वारा उसे खारिज कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि वो 7 फीट का गड्ढा एक अकेला इंसान नहीं खोद सकता था। जरूर इस काम में 2 या 3 लोग शामिल रहे होंगे। खैर, चंचल और शमशाद के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके उन सभी को कोर्ट में पेश किया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वैसे तो इनके किए की सजा इन्हें अदालत में मिल जाएगी, लेकिन आपके अनुसार आरोपी शमशाद को क्या सजा मिलनी चाहिए? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।
दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।